हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे पाषाण काल के बारे में। और हमने जैसा कि पिछले वीडियो में जाना था कि इतिहास के स्वरूप को जानने के स्रोत के आधार पर 3 रूपों में विभाजित किए थे। पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा था ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से उसकी चर्चा की थी। तो आज हम मेनली प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानेंगे। जो प्रागैतिहासिक काल है, हमने पहले ही बता दिया है कि इसके खोजकर्ता कौन से सबसे पहले उसे माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट इसके प्रथम खोजकर्ता हैं, इसलिए इन्हीं को इसका जनक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्रागैतिहासिक काल को आगे चलकर एक आते हैं 1820 ईस्वी में जर्गिनस थॉमसन करके एक व्यक्ति थे। इन्होंने इसको 3 भागों में विभाजित किया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला है पाषाण युग। इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया। कौन विभाजित किया? 1820 ईस्वी में जर्गिनस थॉमसन ने इसको विभाजित किया था। तो पाषाण युग पहला है, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। पाषाण युग, पाषाण मतलब यहाँ पत्थर से है। जो पाषाण युग है, यहाँ पत्थर का इस्तेमाल करते थे उपयोगी वस्तु और औजार बनाने में। और जब हमने तांबा का खोज किया तो वो कांस्य युग कहलाने लगा। सबसे पहले मानव द्वारा खोजा गया धातु जो है वो है तांबा, तो इसमें कांस्य युग में चला जाता है। लौह युग, जब हम लोहे का प्रयोग करने लगे अपने वस्तुएं और औजार बनाने में, तो वहाँ लौह युग का आरंभ हुआ। तो हम इसका पहला पोर्शन जो है पाषाण युग, इसके बारे में आज जानेंगे। पाषाण युग को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। हमने यहाँ चार्ट बनाया हुआ है जिससे हमें जानने में आसानी होगी। तो यहाँ आधार जो है यहाँ पर दिया गया है, जैसे समय के आधार पर, भाग के आधार पर, खोज के आधार पर क्या क्या हुआ था, सब डिटेल से आज चर्चा करेंगे। तो पहले समय, जो पूरा पाषाण काल है उसका समय जो है वो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पर आपको 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व, 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व इस तरह से मिलेंगे, तो आप कन्फ्यूजन न होइएगा। सब क्या था? मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों ही मिश्रित थे। तो कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर 10,000 से 7,000, यहाँ 7,000 से 4,000 मिलेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन ना होइएगा। यहाँ हमने जो माना है कि 10,000 से 4,000 और यहाँ 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। आप कहेंगे सर 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, बात क्या है? तो देखो, ये दोनों जो है एक ही समय उत्पन्न हुए थे। जब ये मध्य पाषाण काल चल रहा था तो यहाँ पर कहीं कहीं पर नवपाषाण काल का आरंभ हो गया था। तो इसलिए दोनों क्या है? संक्रमित हुए हैं, मतलब दोनों एक ही काल में उत्पन्न हो रहे थे। यदि हम बात करें इनके भाग की, तो भाग में पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। इसको पूरा पाषाण को 3 भागों में विभाजित किया। इसमें समान रहते हैं, दोनों क्या थे? संक्रमित थे। इसमें कोई विभाजित नहीं किया गया क्योंकि यह बहुत बड़ा था, 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, इसलिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, जिससे हमें पढ़ने में, जानने में आसानी हो। बात करें खोज की, तो खोज में यहाँ पर पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आग की खोज की गई थी और यहाँ पर सामान्य था। और नवपाषाण काल में जाकर हमने कृषि की खोज की गई। कृषि की खोज ऐसा बात है कि लोग मानते हैं कि क्या था, जब आदि मानव लोग रहते थे, तो वो झुंड में मान लो कहीं पर रहते थे, तो जो अनाज इकट्ठा करते थे, जो अनाज को ये लोग लाते थे, तो वो कहीं पर रख देते थे। तो वहाँ के जो उस अनाज के कुछ दाने क्या करते थे? ज़मीन पर गिर जाते थे। ज़मीन पर गिर जाते थे तो कुछ दिन बाद उगने लगते थे। तो इनके मन में आया होगा कि ये दाने जो हैं,
में से गिरकर फिर उगने लगे और कुछ समय बाद जाकर उसी जैसा फल देने लगे। तो ये लोग सोचें कि क्या ऐसा हो सकता है कि इनको ज़मीन में गिराया जाए फिर ये उगेंगे। तो ऐसा करते करते ये लोग जान गए कि खेती कैसे की जाती है। तो इन्होंने कृषि का आविष्कार किया। आगे चलकर इन्होंने कृषि का आविष्कार किया तो इन्होंने चावल, सबसे पहले आता है जौ और गेहूँ। जो है जौ और गेहूँ इनकी मुख्य पहली फसल थी। पहली फसल जौ और गेहूँ थी। और चावल जो है ये सबसे पहले प्रयुक्त मनुष्य द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला सबसे पहले फसल क्या था? चावल था। सबसे पहले उगाए ये थे, लेकिन सबसे पहले खाए ये थे। अब आप सोच रहे होंगे सर उगाए ये खाए या ये, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो ये उगाते थे, मतलब जौ और गेहूँ, इसको केवल ही पूजा पाठ में ही प्रयोग करते थे। जो पूजा पाठ की जाती है उसमें प्रयोग करते थे। आगे चलकर तब ये जाने कि इसको खाया जाता है, लेकिन जो है इसको उगाएं और पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल करते थे। आगे चलकर जब ये चावल का उगाएं तो इसको खाना आरंभ किया। उसके बाद मक्का इत्यादि सब उगाने लगे। और इसमें आता है पहिए का आविष्कार। इसमें मुख्यतः 3 आविष्कार मुख्यतः हुए थे, कृषि और पहिए का आविष्कार और बर्तन निर्माण। जो पहिए था ये आविष्कार होते ही इनको बहुत ही आसानी मिल गई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आसानी मिल गई। वस्तु का आयात निर्यात करने में इनको आसानी मिल गई और इनको घूमने में भी आसानी मिल गई। और इससे बहुत ही इनके रहन सहन में बदलाव आए। बात करें बर्तन निर्माण की, तो बर्तन निर्माण में इन्होंने जंगली घास के जो टहनियाँ हैं उनको काट कर लाते थे और उनकी टोकरियाँ बनाते थे। टोकरी बनाकर इस पर मिट्टी का लेप करते थे। मिट्टी का लेप करके उसको धूप में सुखाकर इसको बर्तन योग्य बनाते थे। और कहीं कहीं पर कुंभकार के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें वो लोग चाक का इस्तेमाल करते थे और चाक जो है उससे मिट्टी का बर्तन बनाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि वे लोग उस समय विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को भी चुनना प्रारंभ कर दिया था। यदि हम बात करें कि कला एवं मानव जीवन का, तो इसमें पूरा पाषाण काल में हम बात कर लेते हैं कि गुफा एवं पेड़ों के गह्वर में वे लोग किस में रहते थे? सबसे पहले गुफा एवं पेड़ों के गह्वर में। जो गुफाएं थी पहाड़ों में वहाँ पर रहते थे, या फिर पेड़ों के जो गह्वर होते हैं उसमें लोग रहते थे। बात करें वे वस्त्र क्या इस्तेमाल करते थे, तो पत्तियों तथा चमड़ों के वस्त्र का इस्तेमाल करते थे। जो जंगल में पत्तियां उनको मिलती थी और जो चमड़े जानवर के मिलते थे उनको वे वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते थे। और ये अनाज इकट्ठा करने वाला शिकारी जो ये थे, ये घुमक्कड़ या फिर कह दें यायावर थे। मतलब घूम घूम कर शिकार करते थे और अनाज लाकर इकट्ठा भी करते थे। बात करें ये लोग क्या खाते थे, तो पक्षियों और जानवरों एवं मछलियों का कच्चा मांस तथा बेर, पौधे, जड़ें। अब आप कहेंगे सर ये आग का खोज तो कर लिए थे, पर ये कच्चा मांस क्यों खा रहे थे, जबकि वो आग का खोज इसमें पूरा पाषाण काल में कर चुके थे। तो बात ऐसी है कि ये लोग आग का खोज कर लिए थे, लेकिन आग का उपयोग करना नहीं सीखे थे। मतलब इसका उपयोग किस किस रूपों में करते हैं वो नहीं जानते थे, तो इसलिए कच्चा मांस खाते थे। और इसमें बात करें मध्य पाषाण काल में, तो इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बहुत से लोग घर बनाना भी स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन बहुत ही कम संख्या में। मतलब जो जंगल थे उसमें से वे पेड़ों को काट कर, उसकी टहनियों को काट कर लाते थे और उससे घर बनाकर रहना थोड़ा सा प्रारंभ किया था, उतना प्रचलित नहीं था। और पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। पशुपालन में उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। किसको? कुत्ते को पाला था। कुत्ते में आप जानते ही होंगे ऐसा स्वभाव उनका होता है कि यदि उनके साथ मनुष्य 2-4 दिन रह जाए तो उनका दोस्त बन जाता है। कुत्ते में क्या था कि मान लीजिए ये कोई मनुष्य हुआ,
तो मनुष्य क्या करता था, जब वो मांस लाता था जंगल से, तो जंगल से जो मांस लाता था उसको खाकर उसके बचे हुए शेष भाग को फेंक देता था। कहाँ पर? ज़मीन पर फेंक देता था, तो वहाँ कुत्ते आकर उसको खाते थे। तो इस तरह वे भी किसके पास रहने लगे? इस मानव के पास रहने लगे। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, जब ये जंगल भी जाते थे तो उनके साथ वे कुत्ते घूमने लगे और इनका साथ भी देने लगे शिकार करने में। तो इस तरह इस मनुष्य ने सबसे पहले किसको पाला था? कुत्ते को पाला था। और बात करें नवपाषाण काल की, तो यहाँ पर स्थायी रूप से बस्तियों में निवास, यानी कि स्थायी रूप से बस्तियाँ बन गई थी। लोग घर बनाकर एक समूह में रहने लगे, एक गांव की तरह बन गई थी और इनके पूरी तरह खेती पर निर्भर हो गए थे। मतलब ये सब खेती करने लगे थे और एक अच्छा समाज के रूप में जाने लगे थे। पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के फसल उगाने लगे और भोजन पका कर खाने लगे। अभी देख लीजिए यहाँ पर आ गए ना, भोजन पका कर खाने लगे। तो यहाँ पर इनको जानकारी नहीं थी तो भोजन कच्चा खाते थे। यहाँ पर सामान्य था, यहाँ पर जाकर अच्छी तरह से भोजन को जो पकाने लायक था उसको पकाकर खाना प्रारंभ कर दिया था और पशुपालन भी करने लगे थे। पशुपालन, यहाँ पशुपालन की शुरुआत किए थे, लेकिन यहाँ पर अच्छे तरह से पशुपालन किया। यहाँ पर जो है पशुपालन में क्या था, इस पशुपालन किया। पशुपालन करने से इनको पीने के लिए दूध और खाने के लिए मांस मिल जाता था, इसलिए इन्होंने पशुपालन करना भी आरंभ किया। खेती, इसी पशु से खेती भी करना आरंभ कर दिया था। किसमें? नवपाषाण काल में। अब बात करें धर्म की, तो इनके धर्म की बात करें तो जादुई शक्तियों में विश्वास। ये क्या करते थे पूरा पाषाण के लोग कि जादुई शक्तियों में विश्वास करते थे कि जादुई शक्ति असल में होती है। और बिजली चमकने एवं मेघ गरजने से डरना। जो बिजली चमकती थी जब और मेघ गरजता था तो ये लोग क्या करते थे? डरते थे उससे, सोचते थे कि ये कोई दैविक क्रोध है जो ऐसा हो रहा है। तो लोग क्या करते थे? डरते थे। इन मृतकों को उपयोगी वस्तुएं सहित दफनाना। ये लोग क्या करते थे? जो मर जाते थे उनके लोग, तो उनको दफनाते थे और जब दफनाते थे तो उनके उपयोगी वस्तुएं जैसे खाने की चीज़ें और उनके उपयोगी वस्तुएं, उनके पसंद की चीज़ें को उनके साथ दफनाते थे। उनका ये मानना था कि आगे चलकर जब ये दूसरे संसार में जन्म लेंगे तो इनका ये सब प्रयोग कर सकते हैं, मतलब ये जो हम इसके साथ दफनाए हैं। मृतक पुरुषों की पूजा। जो ये लोग थे जब उनके लोग मर जाते थे तो उनकी पूजा करते थे। जैसा कि आज भी चलता है कि लोग अपने मरे हुए पूर्वजों की पूजा करते हैं। बात करें मध्यपाषाण काल की तो इसमें सामान्य रहा। और नवपाषाण की बात करें तो जादू टोना एवं धार्मिक कर्मकांड। जादू टोना सब जानने लगे थे, धार्मिक कर्मकांडों की मान्यता हो गई। और मातृ देवी प्रमुख देवी, जो मातृ देवी थी इनकी प्रमुख देवी के रूप में ये मानने लगे मातृ देवी को। और ये लोग वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा तारों की पूजा करते थे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर प्रमुख स्थल और औजार के बारे में लिखा है। प्रमुख स्थल जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से भी। पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में कहाँ कहाँ पर पाए गए थे इनके साक्ष्य वहीं लिखे गए हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हमने बताया था कि पूरा पाषाण काल में जो रॉबर्ट ब्रूस वुड थे वो सबसे पहले खोजे थे। पल्लवरम में, वहीं वो भी तमिलनाडु में पड़ता है। और उनका मित्र जो थे किंग नाम करके एक व्यक्ति थे, रॉबर्ट ब्रूस वुड के मित्र थे। उन्होंने अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु में ही पड़ता है वहाँ पर उपकरण खोजे थे पूरा पाषाण काल के। एक स्थान है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में पड़ता है, हथनौरा एक स्थान है, वहाँ से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? तो हथनौरा।
एक होती है वहीं नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ से क्या मिली है? प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य। और इसकी ये विशेषता है कि ये तीनों काल से संबंध रखते हैं। ये इसके जो चित्रकारी हैं वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों कालों से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं, तीनों कालों से संबंध रखते हैं। मिर्ज़ापुर एक स्थान है, वहीं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर औजार की खोज की गई थी, वह औजार के साक्ष्य मिले थे जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तीनों कालों से संबंध रखते हैं। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। भीमबेटका की गुफाएं, मिर्ज़ापुर, ये तीनों क्या हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों कालों से संबंध रखते थे। यहाँ पर पाई गई थी चित्रकारी भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ पर प्राचीनतम चित्रकारी मिले थे और यहाँ पर मिर्ज़ापुर में औजार मिले थे। बात करें वहीं मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में बागौर राजस्थान में पड़ता है और आदमगढ़ उत्तर प्रदेश में एक आदमगढ़ के स्थान है, वहाँ से पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है। ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बागौर राजस्थान और आदमगढ़ उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेखैया एक स्थान है जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले में पड़ता है, वहाँ से अधिक संख्या में मानव के कंकाल पाए जाने के प्रमाण हैं। एक बात करें वहीं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में चौपानी मांडो करके एक स्थान है, वहाँ से मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मृदभांड मतलब मृद मतलब मृदा, भांड मतलब बर्तन। मृदा के जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन को ही मृदभांड मान लीजिए कहते हैं। मृदा के बर्तन को मृदभांड कहते हैं। का प्राचीनतम साक्ष्य मिला कहाँ पर? चौपानी मांडो। ध्यान में रखिएगा, ये भी जितने भी इम्पोर्टेंट है स्थान उसको हमें लिख दिया हूँ और वो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सराय नाहर राय, ये जो स्थान है प्रतापगढ़ में पड़ता है और यहाँ पर युद्ध के साक्ष्य मिले हैं और 4 नर कंकाल एक साथ पाए गए हैं। वहीं बात करें नवपाषाण काल की, तो यहाँ एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ पड़ता है, मेहरगढ़ स्थान है, वहाँ पर कृषि का साक्ष्य और पालतू भैंस का साक्ष्य मिला है। ध्यान में रखिएगा। कोल्डिहवा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पड़ता है। कोल्डिहवा एक स्थान है जहाँ पर चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बिहार में सारण जिले करके एक चिराद गांव स्थान है, वहाँ पर हड्डियों के उपकरण पाए गए हैं जो नवपाषाण काल के संबंध रखते हैं। कश्मीर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कश्मीर में एक बुर्जहोम है, गुप्त कराल, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लो। तो कश्मीर में 2 स्थान बुर्जहोम और गुप्त कराल। बुर्जहोम में गर्तवास मिले हैं। गर्त मतलब गड्ढा और वास मतलब घर, जो गड्ढे वाला घर होता है उसी को गर्तवास कहते हैं। और वहाँ पर उतरने के लिए क्या बनता था? सीढ़ियाँ बनी होती थी उस घर में उतरने के लिए, तो उसे गर्तवास कहते हैं। एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है, मतलब एक दफन मिला है, मतलब कब्र मिला है, वहाँ पर एक मालिक के साथ क्या दफनाया गया है? कुत्ता। इसका मतलब ये हमने अभी पूरा पाषाण काल में बात की थी कि लोग क्या करते थे, जब मरते थे मतलब उनके लोग, तो उनके साथ उनकी मनपसंद की वस्तुएं जैसे खाने की चीज़ें और अनेक वस्तुएं उनके साथ क्या करते थे? दफनाते थे। तो वहीं रीति रिवाज चलता होगा, तो यहाँ आकर वे क्या किए थे? एक कब्र में उनके मालिक के साथ एक कुत्ता भी दफना दिए थे जो मिले हैं। और बात करें वहीं गुप्त कराल जो है कश्मीर में, गुप्त कराल करके स्थान है, वहाँ पर कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लें औजार की, तो औजार की बात करें तो पूरा पाषाण काल में 2 प्रकार के औजार पाए गए हैं, शंक्वाकार और पत्तीदार। क्वार्टाइज, सल्क इत्यादि का ये लोग इस्तेमाल करते थे। वहीं बात करें मध्य पाषाण काल की, तो माइक्रोलिथ एवं सूक्ष्म पत्थर के औजार
पाए गए हैं। सूक्ष्म पत्थर यहाँ पर बहुत ही तीखी और नुकीली औजार बनाने लगे थे लोग, और आगे चलकर नवपाषाण काल में स्लेट के बने औजार का इस्तेमाल करने लगे लोग। तो इतने सारे कठिनाइयों को सहते हुए आज हमारा जीवन, जो मनुष्य का जीवन है, वो जीवित है। तो यही सब रहा पाषाण काल के विषय में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे हमारे अपडेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगला हमारा वीडियो होगा विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं के बारे में। उसके बाद उसमें से एक मुख्य सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।